प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे ना, तो प्रोकैरियोट सेल का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बाकी उसमें कुछ पढ़ा था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें कुछ हुआ था। 250 बैक्टीरिया, और कुछ है? और कुछ नहीं है? अच्छा ठीक, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है हम लोग सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर क्या था? ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वही चलते हैं हम लोग उसी पर। सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, 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 ग्लाइकोकेलिक्स आपने देखा था पिछले क्लास में, यह बैक्टीरिया का सबसे बाहर वाला लेयर होता है ना। और ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है ये मेनली होता है दो बैक्टीरिया को चिपकने, स्टिकिंग में हेल्प करता है ग्लाइकोकेलिक्स। लेकिन ग्लाइकोकेलिक्स स्मूथ भी हो सकता है और जो है टफ भी हो सकता है ना। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है it is outermost layer of bacteria, outermost layer of bacteria। और यह दो प्रकार का होता है, ग्लाइकोकेलिक्स दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है स्लाइम लेयर, एक को कहा जाता है स्लाइम लेयर, और दूसरा जो है उसे कहा जाता है कैप्सूल। कैप्सूल जिसके ऊपर पाया जाता है ना, वो बैक्टीरिया बहुत स्लिपरी होता है, बहुत तेजी से गमन कर सकता है, स्लिपिंग होता है, ये स्लिपिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात ये रोग उत्पन्न कर देता है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है, ये जल्दी नष्ट हो जाता है। तो स्लाइम लेयर जो होता है इट इज क्या होता है? लूजली लेयर होता है, इट इज लूज शीथ। शीथ मतलब आप समझ लो पट्टा, चादर, जो भी आप समझो, है ना। इट इज लूज शीथ लेयर, स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या होता है? यह बहुत मोटा होता है और टफ होता है। टफ मतलब होता है कठोर होता है। ठीक है, कैप्सूल अगर जिस बैक्टीरिया में है तो वह जो होता है इट इज थिक एंड टफ लेयर। यह थिक होता है और टफ लेयर होता है। ठीक है, ज्यादातर जो है कैप्सूल जिसमें होता है बैक्टीरिया वो रोग कारक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, है ना। क्योंकि इसके पास जो है स्मूथ होने के कारण यह हमारे शरीर में किसी भी अंग में चला जाता है, स्लिपरी होता है बहुत ज्यादा, तो यह पैथोजेनिक होते हैं, रोग कारक होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे मोस्टली, मोस्टली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मोस्टली कैप्सुलेटेड मतलब जिसके पास कैप्सूल हो, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बोले तो रोग कारक, पैथोजेनिक बोले तो रोग कारक। तो यह ग्लाइकोकेलिक्स है। ग्लाइकोकेलिक्स सबसे मोस्ट आउटर लेयर होता है बैक्टीरिया का। यह अगर लूज है तो स्लाइम लेयर कहलाता है, और अगर थिक और टफ है तो यह कैप्सूल कहलाता है। ज्यादातर कैप्सूल वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वह रोग कारक होते हैं और हमारे शरीर में
रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में सेल वॉल होता है। सेल वॉल सभी बैक्टीरिया में होता है। ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेल वॉल नेसेसरी है, बैक्टीरिया में होगा। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया डेथ कर जाता है। सेल वॉल ही है जो उसको शेप साइज को मेंटेन करता है ना। कल हमने बताया था, अगर एंटीबायोटिक दवा देते हो, अगर खाली उसको सेल वॉल को तोड़ दीजिए, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगला जो है वो सेल वॉल डालते हैं। सेल वॉल, हम लोगों ने देखो सेल वॉल हमने प्लांट का भी पढ़ चुका है। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नामक एक कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन को अगर हम तोड़ेंगे तो यह दो चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यहां पर पेप्टिडो, पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन, पेप्टिडो तो प्रोटीन हो गया, और ग्लाइकेन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर। कार्बोहाइड्रेट सभी लोग जानते हो। कार्बोहाइड्रेट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाग और एक होता है नाम। कार्बो शुगर में दो तरह के दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन में, नाग और नाम। नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरिमिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो है उसमें दो तरह के, जो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, नाग और नाम। अच्छा, ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नाग नाम है, इनसे आपको भेंट होगा बायोमोलिक्यूल्स में। कहाँ होगा? बायोमोलिक्यूल्स में, वहीं भेंट होगा, वहां पे इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये हो गया बैक्टीरिया का सेल वॉल, इसको याद रखोगे। अब सेल वॉल के बाद है ना, अच्छा सेल वॉल का फंक्शन क्या? ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन नहीं लिखा, देखो फंक्शन यहां हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन। फंक्शन देखे तो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया को स्टिक करने में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है। क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी में रहती है, लाख दो लाख एक साथ रहती है, जैसे हम लोग कॉलोनी बना करके रखते हैं, तो उसी में चिपकने में मदद करती है। तो यहां पर लिखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प इन स्टिकिंग, स्टिकिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टिकिंग में हेल्प करता है। सेल वॉल का फंक्शन, तो सेल वॉल बैक्टीरिया में क्या करता है? प्रोटेक्शन का हेल्प, प्रोटेक्शन में, उसके बाद सेल का जो है साइज को, शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल वॉल हेल्प इन मेंटेन
मेंटेन शेप ऑफ बैक्टीरिया, और दूसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को सेल वॉल बहुत ज्यादा। ये हो गया बैक्टीरिया के सेल वॉल का फंक्शन। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। सेल वॉल हो गया, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ चलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जो है यूकैरियोट का पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का 2 लेयर होता है और प्रोटीन उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। सेम टू सेम यहां पर भी होता है, यूकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम काम भी होता है दोनों के दोनों में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा, चलो ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। सेम ही होता है, तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सेम ही होता है। यूकैरियोट में हम लोग पढ़ चुके हैं। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म। सेम स्ट्रक्चर है यूकैरियोट वाला ही, बस आपको याद रखना है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेम स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया में इन्वेजिनेट हो जाते हैं इस तरह से अंदर की ओर, इन्वेजिनेट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेसोजोम। है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? या तो वेजिकल के रूप में, या लेमिली के रूप में, या वैक्यूल के रूप में, ट्यूब के रूप में अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है। जैसे कपड़ा होता है ना, वो अंदर की ओर फोल्ड हो गया, उसी तरह ये फोल्ड बनाती है, इन्वेजिनेशन हो जाती है। और इस स्ट्रक्चर को, विशेष स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीजोजोम। तो ये भी अपना इज्जतदार आदमी है, भले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। तो यहां पर इसको इज्जत के लिए हम लोग मीसोसोम लिखेंगे। मीसोसोम, मीसोसोम क्या है? इट इज इनर इन्वेजिनेशन या फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, लैमेली, ट्यूबुल्स, वैक्यूल्स, किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीसोसोम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन invaginate inside in form of vesicles, tubules, lamellae. Lamellae, which is called
मीसोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं मीसोसोम। अब देखो मीसोसोम भी दो प्रकार का होता है। यहां पर देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में है ना, लेकिन ये जो मीसोसोम है ये सेंटर तक आ चुका है, सेल के सेंटर तक आ चुका है, और ये बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में है। तो जो सेंटर में आया इसको कहा जाता है सेंट्रल मेसोसोम, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइड में है उसको पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब चारों ओर, तो इसको कहा जाता है पेरीफेरल मेसोसोम। ठीक है, तो मेसोसोम दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल मेसोसोम, पेरीफेरल मेसोसोम। सेंट्रल मेसोसोम, पेरीफेरल मेसोसोम। अब देखो काम भी दोनों का अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेसोसोम। सेंट्रल मेसो देखो जो सेंट्रल मेसोसोम है ना, यह न्यूक्लियस के जैसा कार्य करता है, और जो पेरीफेरल मेसोसोम है ना, वह जो है गोल्जी बॉडी के जैसा कार्य करता है। समझ रहे हो? तो यहां पर जो पेरीफेरल मेसोसोम है ये दो काम करता है। यह आपको सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, समझ रहे? और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, किस फॉर्म में? सेल डिवीजन। ये दोनों काम जो है वह है गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस का। इसमें देख रहे हो न्यूक्लियस नॉर्मल है नहीं और गोल्जी बॉडी भी नहीं है, तो इन दोनों का काम यही करता है। ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हालांकि सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसको डिटेल में करने के लिए डिटेल करना पड़ता है। तो पेरिफेरल का इसका जो काम है, पहला जो है याद रखोगे, है ना, इट सीक्रेट्स सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल को बनने में जो मटेरियल होते हैं उसको सीक्रेट करता है, जस्ट लाइक गोल्जी बॉडी। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं पेरिफेरल मेसोसोम इक्वल टू गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के फंक्शन में भी हमने लिखा था कि इसका काम होता है सेल वॉल मटेरियल को बनाना, जिसके कारण सेल वॉल बन जाएगा। तो यह सीमेंट फैक्ट्री के जैसा होता है। दूसरा काम क्या बताया? सेल डिवीजन में। किसमें? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हेल्प करता है न्यूक्लियस, जो कि सही है नहीं यहां पर, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और यह इक्वल टू आप क्या कह सकते हो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है ही लेकिन पुराना टाइप का है। अब देखो सेंट्रल मेसोसोम दो काम करता है, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है? जैसे ये बैक्टीरिया है, इसका एक अपना डीएनए है। डीएनए तो कम से कम सुना होगा आप लोगों ने 9th में, डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो मान लो ये डीएनए है, इसके पास एक ही है, तो ये डीएनए क्या होता है? डिवाइड करता है इस तरह से। इस घटना को कहा जाता है रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन का जो क्रिया होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे शरीर में, लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें सेंट्रल मेसोसोम हेल्प करता है।
सेंट्रल मेसोसोम इट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। सचिन बाबू क्या बोल रहे हैं हम? इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रल मेसोसोम इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। और दूसरी बात जो कि बहुत बार, करोड़ों बार पूछा गया है, सेंट्रल मेसोसोम जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है, और यही बार बार आता है। देखो आपके एनसीईआरटी में इसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया, डायरेक्ट जो है ऑप्शन लिख दिया गया, ये सब काम होता है मेसोसोम का। तो एक और बात है कि मेसोसोम को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हो? किसके? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके? तो ये इक्विवेलेंट होता है, इसको याद रखोगे, है ना, याद रखना है, इसको रिमेंबर रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर होता है सेंट्रल मेसोसोम। लेकिन एग्जाम में नहीं देगा आपको, एग्जाम में देगा कि मेसोसोम किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब होता है समकक्ष, किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो क्या आंसर दोगे? मेसोसोम। समझ रहे आदर्श बाबू? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वो है ना, तो सेंट्रल मेसोसोम किसके इक्विवेलेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रल मेसोसोम इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बैक्टीरिया में भाई, तो यही काम करेगा। गोल्जी बॉडी भी नहीं है तो मेसोसोम काम कर रहा है। एक बताए थे लाइसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, देखो उसको लिखा है नहीं, इसको लिखा देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेसोसोम इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सो हेल्प इन रिस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया रिस्पिरेशन कैसे करता है ये पूछा जाता है ना। बैक्टीरिया रिस्पिरेशन कैसे करता है ये पूछा जाता है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आता है कि मेसोसोम किसके इक्विवेलेंट है, तो क्या डालोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। वो सब भूल जाओ, नहीं तो वो कंफ्यूज कर देगा। मेन वर्क यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सो हेल्प इन रिस्पिरेशन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मेसोसोम और उसका फंक्शन, समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ मेसोसोम एंड इट्स फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले हम लोग एक और पॉइंट पढ़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा, है ना। पेरीप्लाज्मिक, पेरी, है ना, पेरीप्लाज, चलो हो गया। पेरीप्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बड़ा हो गया, है ना। एक्चुअली में ये छोटा हो गया ना, ये छोटा करने के बाद उतना ही बड़ा लिखाएगा जितना भी छोटा कर दो, इसलिए वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है भाई?
इट इज स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग लिखे होंगे तो पता ही चल गया होगा। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और इसका काम क्या है? इट इज इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम। क्या है? ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, देखो ये साइन होता है इक्विवेलेंट का। पेरिप्लाज्म इक्विवेलेंट क्या होता है? लाइसोसोम। तो यहां पर लिखेंगे इट इज इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम। ठीक है, ये है आपको लिखना है। अच्छा इधर भी है ना, लिखें। अंश बाबू लिखिए इसको। आज मौसम कुछ ठंडा है क्या? है? हमें तो पता ही नहीं चलता मौसम ठंडा है गर्म है। एक्चुअली में बहुत खराब आदत है एसी का, दिन भर एसी में रहना, और यहाँ पे है ना गर्मी बहुत अखड़ हो जाता है। हवा चल रहा है जोर से क्या? अच्छा बारिश हो रहा है। भींग नहीं ना रहे हो कोई? रमन बाबू लग रहा है आपका चेहरा भींग रहे हैं, भाग रहे हैं उधर से आप। इतना दिन बाद वर्षा है, इसको भगाना है क्या आपको? है ना, है ना, बहुत मिन्नतों के बाद ये बारिश हो रहा है। अब भागिएगा तो वो भी भाग जाएगा। चलो पृथ्वी ठंडक होगी।
क्या लिख लिया आपने? है ना, पेरिप्लाज्मिक। अच्छा, एक और चीज छूट गया इसमें, स्पेस तो लिखे ही नहीं है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। है ना, SPACE, स्पेस। डबल हो गया।
टिप लिया? तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उससे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसको कहते हैं मेसोजोम। अब मेसोजोम के बाद अब बाहर वाला सब कुछ हो गया। अभी देखो फ्लैजिला बचा हुआ है, फिम्ब्रिया बचा हुआ है, पिली, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। अभी पहले अंदर आते हैं। अंदर साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में आपको ज्यादा कुछ दिखने को नहीं मिला। जीनोमिक डीएनए था, प्लाज्मिड था, उसके अलावा राइबोसोम था, और कुछ इंक्लूजन बॉडी वगैरह गैस वैक्यूल थे, बस यही है, ज्यादा है नहीं इसमें। तो हम लोग जो है साइटोप्लाज्मा देखेंगे। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा में सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो आपने देखा है कि जो प्लाज्मा में प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि स्पष्ट न्यूक्लियस ही नहीं होता है। ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है, ना तो उसमें न्यूक्लियोलस होता है। और हिस्टोन प्रोटीन भी आप लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है क्रोमोजोम, उसमें हिस्टोन प्रोटीन अंडा जैसा होता है, तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, इसीलिए इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रोकैरियोट न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, अस्पष्ट न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, ये बार बार देखो आप क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। तो कल जो क्वेश्चन बना रहे थे, कल क्वेश्चन बना रहे थे, इसी पे बना रहे थे। तो न्यूक्लियर होता ही नहीं है इनमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। अब देखो न्यूक्लियस, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में टाइप्स ऑफ डीएनए। तो दो तरह का डीएनए आपको दिख रहा था, एक जीनोमिक डीएनए लिखा हुआ था, और एक जो था उसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए, जिसमें से एक है जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। क्या हो रहा है इसको?
टाइप्स ऑफ डीएनए, पहला है जेनोमिक डीएनए और दूसरा जो है प्लाज्मिड डीएनए, जिसको हम लोग प्लाज्मिड ही कहते हैं। तो दो तरह के डीएनए हैं, है ना, दो तरह के डीएनए होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? एक तो आप देख रहे हो, अच्छा इधर बच्चा रहता है, इधर बच्चा रहता है, प्लाज्मिड। तो पढ़ते हैं पहले जेनोमिक डीएनए किसको कहते हैं। जेनोमिक डीएनए को हम लोग क्रोमोजोमल डीएनए भी कहते हैं। तो क्या होता है जीनोमिक मतलब? जीनोमिक मतलब होता है वैसे डीएनए, है ना, वैसे डीएनए जो कि कैरेक्टर को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाते हैं। मतलब जो गुण होता है बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जबकि प्लाज्मिड डीएनए वैसा काम नहीं करता है, वो अलग है। ठीक है, तो जीनोमिक डीएनए क्या होता है? जेनोमिक डीएनए ट्रांसमिट, है ना, ट्रांसमिट कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब गुण, है ना, प्लाज्मिड ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। क्लियर? क्लियर हो गया? जीनोमिक डीएनए किसको कहते हैं? जो गुणों को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थापित करे, उसी को क्या बोलते हैं? जेनोमिक डीएनए, है ना, उसी को कहते हैं हम लोग जेनोमिक डीएनए। दूसरी बात, जेनोमिक डीएनए जो होता है वह नेकेड होता है। नेकेड मतलब इस इन सभी डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। ये डीएनए है और इसको मान लो ये हिस्टोन है, तो हिस्टोन होता ही नहीं है इनके डीएनए में। ठीक है, तो इन तरह के जिन डीएनए को कहा जाता है नेकेड डीएनए। नेकेड मतलब उसके पास कुछ नहीं है ना। जबकि हमारे डीएनए में आपको हिस्टोन पढ़ाया था, न्यूक्लियोसोम पढ़ाया था ना, तो न्यूक्लियोसोम में बताया था हिस्टोन होता है, जिसके कारण जो डीएनए है उसके लपेट करके वो स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम। लेकिन इसमें नहीं होता है, जिसके कारण कंडेंस नहीं हो पाता डीएनए, एकदम खुला खुला ही रह जाएगा। जैसे रस्सी होता है ना, रस्सी को उल्टा घुमा दोगे तो क्या होगा? खुल जाएगा। ऐसे सीधा घुमाओगे तो बंध जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे जेनोमिक डीएनए इज नेकेड मीन्स हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है इसमें। क्रोमोजोम की बात करें, बात मत करो, है ना, बात मत करो। क्रोमोजोम की संख्या अगर देखें तो बैक्टीरिया में एक ही होता है, हमारे में 46 होते हैं और इनमें क्या होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। क्रोमोजोम नंबर इज 1, सिंगल क्रोमोजोम होता है जीनोमिक डीएनए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए जो है वह सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ना। डबल स्टैंड होता है, दो धागों का बना होता है। तो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। ठीक है,
जेनोमिक डीएनए, क्रोमोजोमल डीएनए कहते हैं, और इसी को हम लोग मेन डीएनए भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, प्लाज्मिड जो है ये अलग होता है जीनोमिक डीएनए से, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम के अलावा भी एक डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसको हम जीनोमिक डीएनए को क्रोमोजोमल डीएनए कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कैसा होता है भाई? न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। तो प्लाज्मिड जो है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। यहां लिखेंगे प्लाज्मिड इज डबल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है धागा, दोहरी धागा से बना होता है ना। क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? सूता। सूत्र मतलब क्या होता है? सूत। तो यहां पर भी ये सूता के जैसा ही होता है, डीएनए भी सूता के जैसा होता है, इसलिए स्ट्रैंड बोला जाता है। तो दो सूता का बना होता है, दो धागों का बना होता है। प्लाज्मिड इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है इसमें एक खासियत होती है, प्लाज्मिड को मैजिक सर्कल कहा जाता है। आज आप लोग जानते होंगे कि हाइब्रिड प्लांट आप लोग खाते हैं हम लोग, तो मार्केट में सब्जी हो गया या फिर कोई फल हो गया, वो देखना हाइब्रिड आता है, बड़ा बड़ा आएगा, इतना बड़ा बड़ा कद्दू होता है। तो हाइब्रिड होता है उसी तरह का। अब एक तरह का फसल आता है जिसको बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो उसमें प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक आप लोग के कोर्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाम सुने हो? जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुने होंगे, या फिर क्लास 12 में आपको पढ़ना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग आजकल जितने भी फल वगैरह खाते हैं तो वो प्लाज्मिड डीएनए के कारण ही बनाया जाता है। जैसे छोटा होता है तो उसको बड़ा कर दिया जाता है, बड़ा बड़ा सेब आता है, बड़ा बड़ा बैगन आता है। देसी जो आता है देखना वो छोटा बैगन होता है, और इतना बड़ा मट्ठा जैसा बैगन आता है, समझ रहे हो? तो वो जो है सब प्लाज्मिड के कारण होती है। तो प्लाज्मिड को मैजिक सर्कल कहा जाता है ना, जादुई सर्कल कहा जाता है, ड्यू टू इसके इंपॉर्टेंस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहां पर लिखेंगे प्लाज्मिड इज मैजिक सर्कल यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसी के कारण इसको है ना मैजिक सर्कल कहा जाता है। इसके अलावा जो है प्लाज्मिड को मैजिक सर्कल करने का एक और कारण होता है, अगर इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से उठा करके कहीं भी रख दो, किसी भी कोशिका में रख दो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, वहां जाकर ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, रिप्लिकेट कर सकता है। रिप्लिकेट मतलब होता है डिवाइड करना, जबकि अदर डीएनए नहीं कर पाएगा। अपना डीएनए निकाल के बैक्टीरिया में डालो, कहीं डालो, डिवाइड नहीं कर पाएगा, कैपेसिटी नहीं होता है। डीएनए जिस सेल में उसी सेल में वो विभाजित कर सकता है, बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा डीएनए है जो कि किसी भी सेल में रख दोगे तो वहां भी डिवाइड कर सकता है, अपने आप डिवाइड कर सकता है। अपने आप डिवाइड करना, इसलिए इसको कहा जाता है सेल्फ रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब होता है विभाजन। तो इसीलिए इसको मैजिक सर्कल कहते हैं, कहीं भी डाल दो वहां डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने का काम से ही इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है।
तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लाज्मिड कैन सेल्फ रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का अगर हम लोग हिंदी जानना चाहें अभी तो इसका मतलब होता है विभाजन। जबकि कैसा विभाजन? अपने आप विभाजित करती है। ये सेल को मतलब सेल पे डिपेंड नहीं करती है, अपने आप डिवाइड हो जाती है। इसको किसी का मतलब ऑर्डर का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। भले सामान ये सेल से ले लेगा लेकिन उसका ऑर्डर का इंतजार नहीं करेगा कि ऑर्डर देगा सेल तब जाकर के हम डिवाइड होंगे। फंक्शन देख लेते हैं लास्ट में, प्लाज्मिड का फंक्शन। तो प्लाज्मिड का दो फंक्शन होता है, एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। रमन बाबू क्या होता है एंटीबायोटिक? कहां खोए हुए हैं आप? एंटीबायोटिक खाते हम लोग, खाते हैं, बैक्टीरिया के लिए खाते हैं, इन्फेक्शन के लिए खाते हैं। तो एंटीबायोटिक अगर दवा लेते हैं तो ये अवरोध पैदा करता है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए करती है, तो लड़ने में कौन हेल्प करता है? प्लाज्मिड। अगर केमिकल आएगा एंटीबायोटिक तो उसको खत्म कर देता है, इतना डेंजर होता है। इसलिए कभी कभी दवा लेने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है, तबीयत ठीक नहीं होता है। फिर ओवरडोज दवा लेते हैं और पावर वाला दवा लेते तब जाके मरता है। तो रेसिस्टेंट होता है, समझ रहे बाबू? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दो काम होता है प्लाज्मिड इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। ठीक है, तो प्लाज्मिड यहां पर क्या करता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रक्षा करता है, ड्रग से रक्षा करता है, दवा से रक्षा करता है। प्लाज्मिड इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, सो हेल्प बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट मेडिसिन या ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स का नाम सुने? ड्रग्स किसको कहते हैं? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसको नहीं कहते हैं ड्रग्स। ड्रग्स मतलब होता है चिकित्सा में उपयोग होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे कैंची हो, चाहे दवा हो, चाहे सुई हो, सभी को कहते हैं ड्रग्स। ये गलत आप लोग सोचते हैं कि ड्रग्स मतलब व्हाइट जैसा होता है। ड्रग्स मतलब चिकित्सा में उपयोग होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट। मेडिसिन मतलब क्या होता है? दवा। तो ड्रग्स और मेडिसिन में यही अंतर होता है, ड्रग्स के अंदर मेडिसिन आता है, समझ रहे? तो ये होता है। तो इसको आराम से लिखिए, समझ रहे हैं? आराम से। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? और जो बचा हुआ है बैक्टीरिया में राइबोसोम वगैरह, और कल क्वेश्चन देंगे, कल ही क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। हमें लगता है कल जो है आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी वगैरह, फ्लैजिला है, 1 घंटा लग जाए। उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन दे देंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, प्रोकैरियोट का कल क्वेश्चन बनवाएंगे। तो इसको जरा आराम से लिखना है, हड़बड़ी नहीं है,
आदर्श बाबू, अनमोल बाबू नहीं आ रहे हैं, शहर से दूर जा रहे हैं क्या, गांव चले गए? अरे सही बात, हमसे बोला था एक दिन, सर हमको जॉन्डिस हो गया है तो क्या करें, तो उसको बोले थे उसको दवा लेने के लिए, लीवर कैप्सूल, लीवर 52 वगैरह, बोला ले रहे हैं, कितना है जॉन्डिस तो बताया नहीं। हाँ, सही बात, उसको जॉन्डिस हो गया। कोई बात नहीं है, क्लास तो कर ही लेता होगा। ठीक 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 ठीक, लाइव भी आते हैं, और दूसरा है